बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम शहजाद वहीद, योर बायोलॉजी टीचर। लेक्चर का आगाज़ करते हैं निहायत खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ हार्ट डिजीज़ेस और उनकी डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। राइट, सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। आपको ये बात पता है, आप नई नहीं है आप लोगों की, कि कार्डियो का वर्ड जहाँ भी इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है दिल, और वेस्कुलर का मतलब होता है हमारे पास जाहिर है ब्लड वेसल्स। तो जो दिल की एलिमेंट्स हैं, दिल की प्रॉब्लम्स हैं और जो ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम है, आज हम उनमें से कुछ की डायग्नोसिस की बात करेंगे। सबसे पहले डायग्नोस्टिक मेथड जो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, वो होता है ईसीजी। तो आमतौर पे अगर किसी पर्सन को किसी किस्म की भी हार्ट एलिमेंट आती है तो जो हमारे पास सबसे पहला टूल था, आपको याद हमने पढ़ लिया है, दैट वाज बेसिकली ईसीजी। अब ईसीजी से अगर प्रॉब्लम आगे चलती है और हमें नजर आता है कि पेशेंट इज कंप्लेनिंग अबाउट अ सिम्टम दैट इज कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरस, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आपको पता है कि एंजाइना पेक्टोरस में जो पेशेंट है, इट फील्स पेन, इसको पेन होती है। दिस पर्टिकुलर पेन इज यूजुअली लाइंग एट द लेफ्ट साइड ऑफ द thoracic cavity in most of the cases and on the right side in few cases। फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि वो जो पेन है ये रेडिएट करती है, ये बाहर की तरफ ट्रेवल करती है और मूव करती है इन द लेफ्ट आर्म, और ये लेफ्ट आर्म हाथ तक फील हो रही होती है। अगर किसी बंदे की दोनों बाजू में पेन हो तो डेफिनेटली कोई मस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन अगर एक खास पॉइंट ओरिजिन है दैट इज योर चेस्ट एंड इज मूविंग टू द हैंड एज वेल, तो फिर आमतौर पे हम इसे एंजाइना पेक्टोरस का नाम बोलते हैं। एंजाइना का मतलब होता है जाहिर है दर्द, और पेक्टोरस का मतलब होता है हमारे पास ये मसल जो हमारी चेस्ट कैविटी में यहाँ फैन की शेप में प्रेजेंट होता है। तो अगर दर्द उस पेक्टोरस मेजर के अंदर हो और वो पेन रेडिएट कर रही हो टू द लेफ्ट हैंड, तो फिर हम उसे एंजाइना पेक्टोरस का नाम देते हैं। तो क्वेश्चन इज कि अगर पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरस भी है और ईसीजी भी उसके एब्नॉर्मल आई है, तो व्हाट नेक्स्ट, अब हम क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेट बात है कि हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के ब्लड सप्लाई में कहाँ एरर है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ ब्लॉकेज है। तो उसको व्यू करने के लिए हम लोग कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कार्डियक, बताया अभी आप लोगों को, दिल। और कैथेटर का मतलब क्या होता है कि खास किस्म की मेरे पास स्पेशलाइज्ड ट्यूब होती है कि जिसे हम लोग पास करते हैं वेन के थ्रू और फिर हम उसको गाइड करते हैं टुवर्ड्स द हार्ट। तो इस पर्टिकुलर ट्यूब को जिसे हम पास कर रहे हैं थ्रू द वेन, इट इज कॉल्ड एज अ कैथेटर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैथेटराइजेशन। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस पर्टिकुलर ट्यूब को एंटर करने के बाद, या थोड़ा सा वापस आते हैं, इसको एंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। नंबर 1, वी हैव टू अप्लाई अ लोकल एनेस्थीसिया। इससे बात क्या होती है कि हम उस जगह को थोड़ा सुन कर लेते हैं, मीन्स उसकी सेंसेशन को खत्म कर देते हैं, सो दैट वी हैव टू मेक अ कट। तो उस पर्टिकुलर कट से पहले हम जगह को लिग्नोकेन या लीडोकेन वगैरह जैसी जेल लगा के क्या करते हैं, उसको सुन कर लेते हैं और फिर हम उसमें कट लगाते हैं, और कट लगाने के बाद कैथेटर को उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल में पास कर शुरू कर देते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन कि वो जो ब्लड वेसल इट इज लाइंग डीप इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर है, और हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि जिसके ज़रिए से हमें वो नज़र आ रही हो ब्लड वेसल। तो फिर हम करते क्या हैं कि इनिशियली हम लोग वो करते थे कि हम उस पर्टिकुलर पेशेंट को एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पिलाते थे, एंड दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाज गैडोलिनियम, या फिर हम उसे पिलाते थे रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ आयोडीन। तो फिर उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल के अंदर क्या हो जाती थी, कोटिंग हो जाती थी, और हम उस पर्टिकुलर कोटिंग को फॉलो करते हुए क्या पहुंचते थे उस पर्टिकुलर साइट पे कि जहां पे ब्लॉकेज होती थी। राइट, इस पर्टिकुलर तकनीक का फायदा मुझे क्या हुआ था कि जाहिर इंजेक्टिंग कंट्रास्ट मीडिया, यानी कि जिस जगह से ट्यूब पास हो रही है और जहां से आगे जाके ब्लॉक हो रही है, जहां से आगे वो डाइवर्ट हो रही है या नैरो हो रही है, वो सारी की सारी चीजें हमें इस कंट्रास्ट मीडिया मींस गैडोलिनियम और आयोडीन की वजह से पता चल जाती थी, बिकॉज की फ्लोरेसेंट होती थी। फिर हम चलते हैं
इस सारे प्रोसेस करने के बाद हमें मिलता क्या है? इस सारे प्रोसेस को मिलने के बाद हमें मिलती है एक एंजियोग्राम। ये एंजियोग्राम मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है? पॉइंट टू बी नोटेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आंसर है कि इस एंजियोग्राम से हम डिफरेंट किस्म की डिसऑर्डर्स को इवेलुएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एबनॉर्मेलिटी ऑफ द माइट्रल वेल्व, एबनॉर्मेलिटी ऑफ द एओर्टिक वेल्व, एबनॉर्मेलिटी ऑफ द इवन एओर्टा। यानी कि मैं इन बड़ी बड़ी चीज़ों को देख सकता हूँ कि वो सही काम कर रही है नहीं। अब अगर एक पर्सन एक्सपर्ट है तो वो क्या करेगा कि वो किसी भी पर्टिकुलर वेल्व के ओपन या क्लोज होने के बारे में, जाहिर है उसको एक्सपर्टीज हासिल है, तो वो देखेगा कि ये वाला वेल्व कितना बंद हो रहा है, कितना खुल रहा है। फिर इसके अलावा एओर्टा को देखेगा कि उसकी जो वॉल्स हैं वो कितनी, यू कैन से थिक हैं, उनके अंदर कहीं क्लॉटिंग तो नहीं हो रही, कोएगुलेशन तो नहीं हो रही, वहां पे कहीं प्लैक तो नहीं जमा हो रहा। फिर इसके अलावा हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल, जो खास तौर पे आप लोगों का पंपिंग चेंबर होता है, हम उस पर्टिकुलर वेंट्रिकल की वॉल्स की थिकनेस को चेक करते हैं। अगर इनमें से कहीं वेल्व में खराबी होगी माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा कि इस पर्टिकुलर लेस ओपन वेल्व के अगेंस्ट योर लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू एक्सर्ट एक्स्ट्रा प्रेशर। तो जब एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे एक बॉडी बिल्डर बार बार एक्सरसाइज करता है तो उसका मसल डेवलप हो जाता है, इस तरीके से अगर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स को बार बार एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तो रिजल्ट क्या होगा? इट विल ओवरटोन्ड, इसका साइज बड़ा हो जाएगा और ये लीड करेगा एक डिसऑर्डर को जिसे हम कार्डियोमेगैली कहते हैं। तो हम वेंट्रिकल के साइज से और वेल्व के एक्सटेंट कि वो किस हद तक ओपन है या क्लोज हो रहे हैं, हम उनकी स्टेनोसिस, उनकी सेहत और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिविटी ऑफ वेंट्रिकल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये वाला काम हम सिर्फ हार्ट की वॉल या वेल्व्स तक ही रख सकते हैं या हम लोगों को इससे अलावा हार्ट की ऑरिटर्स भी मिल सकती हैं? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हुई थी आप लोगों के साथ कि क्या हम जो एंजियोग्राफी है वो सिर्फ ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी या मेन एओर्टा तक ही कन्फाइन रखते हैं या हमारे पास कोई और एडवांसमेंट भी है? तो आंसर इज यस, वी कैन कैरी आउट कोरोनरी एंजियोग्राफी एज वेल। इसका मतलब ये है, पढ़े लिखे बच्चे हैं आपको इस बात का अंदाजा है कि वो वाली ब्लड वेसल्स जो हमारे हार्ट की वॉल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, दोज आर कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरीज। यू नो वेरी वेल कि ये राइट एओर्टा के असेंड होने के फौरन बाद बन जाती। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा प्योर ब्लड, दैट इज वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन, ये खुद इस्तेमाल करता है, मींस हार्ट खुद इस्तेमाल कर रहा होता है। तो अगर इसके अंदर ब्लॉकेज होगी तो जाहिर है इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। मेथड हमारे पास सेम है, सिर्फ साइट का फर्क है। राइट, तो हम करेंगे क्या, इसका मुझे क्या फायदा होगा कि हम एनालाइज कर सकते हैं स्टेनोसिस ऑफ कोरोनरी ब्लड वेसल। यू नो वेरी वेल, स्टेनोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। आपकी कोरोनरी ब्लड वेसल्स, कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी वेन्स भी उसी तरीके से पल्पेट करती हैं, ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं कि जिस तरीके से हमारी नॉर्मल बॉडी की ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही होती है। लेकिन अगर ये हार्ड होगी तो ये देर से बंद होगी और कम बंद होगी, इसकी इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी कम हो चुकी होगी, वो हार्ड हो चुकी होगी। तो उससे हमें पता चल जाएगा किससे, एंजियोप्लास्टी से, कि कहीं हमारी ब्लड वेसल्स की स्टेनोसिस तो नहीं हो गई। फिर अगर स्टेनोसिस हो गई है तो हम इसी पर्टिकुलर टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द रीवेस्कुलराइजेशन प्रोसेस। व्हाट इज मेंट बाय रीवेस्कुलराइजेशन? इसका मतलब है कि हम उसकी वेस्कुलरिटी मींस ब्लड सप्लाई को रीगेन करेंगे। अगर मैं किसी ब्लड सप्लाई को रीगेन कर रहा हूं तो इट इज कॉल्ड एज रीवेस्कुलराइजेशन। अब इस प्रोसेस के लिए हमें करना क्या होता है कि हम लोग एक कैथेटर लेते हैं, दैट इज प्रोवाइडेड विद अ हेड। उस पर्टिकुलर हेड के अंदर लेटेस्ट क्या है कि हमारे पास कैमरा मौजूद है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिक फाइबर की ट्यूब्स, और उन पर्टिकुलर ऑप्टिक फाइबर्स के हेड पे बिल्कुल अटैच होता है कैमरा, और उस पर्टिकुलर कैमरा के पीछे हम लोगों ने लोड किया होता है एक बैलून। जब हम इस पर्टिकुलर कैमरा के थ्रू उस पर्टिकुलर ब्लॉक्ड या चोक्ड साइट पर पहुंचते हैं तो फिर हम लोग सबसे पहले उस पर्टिकुलर एरिया को ब्लॉक करते हैं फ्रॉम द बैक बाय मींस ऑफ अदर बैलून, ताकि जो ब्लड है वो वहां पर मजीद ना जाए।
और फिर हम इस पर्टिकुलर बैलून को मूव करते हैं फॉरवर्ड, यू कैन सी इन दिस एनिमेशन, आगे मूव करते हैं और उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल को आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेट करते हैं। जब हम आहिस्ता इन्फ्लेट करेंगे तो उसके रिजल्ट में ब्लड वेसल खुलाना शुरू हो जाएगी, और जब वो खुल जाएगी तो इसके साथ और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसको एंजियोप्लास्टी में देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ अपनी ये बात समझनी है कि जब वो ओपन हो जाएगी तो सारा ब्लड सप्लाई रीस्टोर होगी, देयरफॉर हम इसे बोलते हैं रीवेस्कुलराइजेशन प्रोसेस। फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम इसी टेक्निक से, ये भी हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कि व्हाट इज बेसिकली स्टेंटिंग, इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम स्टेंटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप लोग एंजियोग्राफी कर रहे हैं तो आप साथ एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। टेक्निक इज द सेम, ओनली डिफरेंस इज इन अप्रोच। आइए देखते हैं कि एंजियोप्लास्टी में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं। एंजियोग्राफी ने माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये बताया था कि एबनॉर्मैलिटी कहाँ है। अब अगर आप उस एबनॉर्मैलिटी को ठीक करना चाह रहे हैं, आप उस एरर को रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, तो ये ट्रीटमेंट कहलाएगी एंजियोप्लास्टी। और एंजियोप्लास्टी में यू नो डेफिनेशन इज गिवन ओवर हियर, अ ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लॉक्ड आर्टरी। ये किसी भी ब्लॉक्ड आर्टरी की ट्रीटमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। ये ब्लॉक्ड आर्टरी आपकी बॉडी में कहीं भी हो सकती है, और आमतौर पे ये जो वर्ड है एंजियोप्लास्टी, ये 2 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एंजियो का मतलब होता है ज़ाहिर वेसल, और प्लास्टी का मतलब होता है मॉड्यूल या उसको ठीक करना। तो अगर आप लोग एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी चोक ब्लड वेसल को ओपन कर रहे हैं। क्या आप कर सकते हैं ये, या क्या ये बात मैं कर सकता हूँ या कोई आम डॉक्टर कर सकता है? तो आंसर इज नो। इसके लिए हमें एक स्पेशल डॉक्टर की जरूरत होती है, एंड दैट वेरी स्पेशल डॉक्टर इज कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट हैव गॉट अ टेक्निक एंड टूल्स that can be used effectively to carry out this particular procedure। फिर हम करते क्या है कि हम लोग ज़ाहिर एनेस्थीसिया लगाएंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की किसी ब्लड वेसल में, चीफली वो वेन होगी, ज़ाहिर ब्लड सरफेस के करीब आपको पता है वेन्स होती हैं, और उस पर्टिकुलर वेन में चाहे वो किसी बाजू की हो या लेग की हो, हम उसे लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद इंसिजन लगाएंगे। इंसिजन का मतलब होता है कट, और फिर हम उसमें से कैथेटर पास करेंगे, जैसा कि हमने एंजियोग्राफी में किया था। और उस पर्टिकुलर कैथेटर को फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द हार्ट, जैसे कि आपको इस वीडियो में नजर भी आ रहा है। अल्टीमेटली हम करेंगे क्या कि हम उस ऑप्टिकल फाइबर हेड पे लगे हुए कैमरा की मदद से इवेंचुअली वहां पहुंच जाएंगे कि जहां पे हमारे पास प्लाक था। आगे देखेंगे कि उस प्लाक पे पहुंचने के बाद हम क्या क्या करते हैं, और इसके लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों के पास कि जब हम कैथेटर पास करेंगे तो उसकी बैक एंड पे हमारे पास प्रेजेंट होता है एक बैलून। दिस वेरी बैलून इज कॉल्ड एज बैलून टिप कैथेटर। अब इस कैथेटर को हम लोग इन्फ्लेट करते हैं। कैथेटर को पास करने के बाद हम बैलून को इन्फ्लेट करते हैं। दैट इज अबाउट 75 to 50 टाइम्स मोर वाटर प्रेशर, राइट। इस पर्टिकुलर प्रेशर का फायदा हमारे पास ये होता है कि 6 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि अगर मैं इतना प्रेशर डेवलप करना चाहता हूं तो फिर मुझे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट करना पड़ता है? तो आंसर है 6 to 20 एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि हम कितने एटमॉस्फेयर पे सांस ले रहे हैं? तो आंसर इज 1। हम 1 एटमॉस्फेयर पे सांस ले रहे हैं, तो हम लोगों ने इस प्रेशर से 6 to 20 टाइम्स मोर प्रेशर लगाना है बैलून पे, तो वो इन्फ्लेट होगा। इतना प्रेशर लगाने का फायदा ये है कि अगर नॉर्मल ब्लड फ्लो से 75 to 500 टाइम ज्यादा भी ब्लड फ्लो आ जाए या प्रेशर आ जाए, तो भी ये ब्लड वेसल उसका विथस्टैंड कर सकती है, राइट। इस पर्टिकुलर प्रेशर पे इन्फ्लेट करने का फायदा क्या होगा? नंबर 1, ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगी, और अब जो हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल के मसल्स हैं, दे विल नॉट कोलैप्स अगेन, वो खुले रहेंगे, जरूरत से ज्यादा खुले रहेंगे, तो वहां पे इसको दोबारा से रिलैप्स होने का चांस कम मिलेगा। लेकिन होता क्या है, समटाइम ऐसे होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की ब्लड वेसल में ड्यू टू स्टेनोसिस उस पर्टिकुलर जगह को ओपन रखने की सलाहियत खत्म हो जाती है। बात आपको समझ आ रही है कि उस पर्टिकुलर जगह में हमारे पास क्या थे, स्मूथ मसल्स थे, तो स्मूथ मसल्स रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट केमिकल्स को एंड दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई है कि इस पर्टिकुलर बंदे की जो मसल्स हैं, दे कैन नॉट कीप इट ओपन। जब इसको ओपन नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि अब हमें यहाँ पे इस एरिया को ओपन रखने के लिए डालनी पड़ती है ट्यूब। दैट वेरी ट्यूब इज लुक एट दिस इमेज, एक स्लॉटेड ट्यूब है जो
जो हम किसी खास हद तक खोल सकते हैं और ये यहाँ पे इतनी ही खुली रहेगी। तो इसको जितना हम खोलेंगे उतनी ही खुली रहती है कि हम और ज़्यादा भी खोल सकते हैं, उसको कम भी खोल सकते हैं, लेकिन वंस वी कीप लेफ्ट इट देयर तो ये हमेशा ओपन ही रहती है। इस मल्टी डायमीटर मेंटेनिंग ट्यूब को हम नाम देते हैं स्टेंट। ये एक मेटालिक रिंग होता है। मैंने क्या बोला अभी? मल्टी डायमेट्रिक, यानी कि इसके मल्टीपल डायमीटर एडजस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन आप जहां इसको छोड़ देंगे ये फिर हमेशा वहीं पे लॉक हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या आती है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि बाहर लोगों की बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में एंटी हिस्टामिन प्रोड्यूस नहीं होता। अगर ज़्यादा अमाउंट में हिस्टामिन प्रोड्यूस ना हुआ तो इस पर्टिकुलर जाली के ऊपर आके बहुत सी चीज़ें चिपकना शुरू हो जाएंगी और ब्लॉकेज का प्रोसेस और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर रिंग को एक एंटी कोएगुलेंट के साथ कोट कर देते हैं। आपको पता है एंटी मीन्स अगेंस्ट, कोएगुलेशन मीन जमना, तो खून को जमने से बचाने वाले सब्सटेंस को हमने उसके ऊपर कोट किया होता है एंड दैट वेरी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ हेपारिन। तो इस तरीके से हम ये सारा प्रोसेस करते हैं और इस पर्सन की ब्लड वेसल्स जो हार्ट की हैं वो ओपन रहती हैं और जाहिर है अब इसके हार्ट मसल को ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी और ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकेगा। क्या ये काम हम सिर्फ कर रहे हैं हार्ट के ऊपर? तो आंसर इज नो। अब हम एक टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं इट्स कॉल्ड एज पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी, यानी कि अगर आपके पेरिफेरल पार्ट्स पे, सेंट्रल तो हो गया ना आप लोगों का हार्ट, पेरिफेरल पार्ट क्या हो सकता है? मुमकिन आपका किडनी हो, मुमकिन आपका लिवर हो, मुमकिन आपका ब्रेन हो, मुमकिन आपकी कोई लेग हो, मुमकिन आपके कोई हैंड की ब्लड वेसल हो। जहाँ की भी ये प्रॉब्लम आए हम वहाँ पे जाके इन चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं। नीडल का मतलब होता है किडनीज, पता है आप लोगों को। कैरोटिड का मतलब होता है नेक और सेरेब्रल का मतलब होता है ब्रेन। इन सारी चीज़ों को हम अगर क्लोज हो तो खोल सकते हैं यूजिंग दिस वेरी टेक्निक। अब हमारे पास एंजियोप्लास्टिक लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं और जाहिर है विद न्यू टूल्स एंड विद न्यू प्रोसीजर्स वी आर गेटिंग मोर एंड मोर एक्यूरेसी। आप इस पर्टिकुलर वीडियो को साथ साथ देखें और देखें कि हमारे पास आज कितनी नई टाइप्स के कैथेटर्स आ गए हैं और वो कैसे ब्लड वेसल को ब्लॉक करके नॉट ओनली उस क्लॉटेड मटेरियल के अंदर ड्रिलिंग कर सकते हैं बल्कि उस पर्टिकुलर मैटर को वाटर में डिजोल्व करके, लुक एट दिस वेरी वीडियो, दोबारा आपसे बोल रहा हूँ कि इसको वापस बाहर सक कर सकते हैं और सक करने के बाद उसे किसी बैग में स्टोर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा मेरे पास क्या होता है कि अनलाइक प्रीवियस थिंग या प्रीवियस टेक्निक, अब ये वाला सारे का सारा जो डेब्री है या वेस्ट है अब इसे बाहर निकाला जा सकता है और जब ये सारे का सारा प्रोसेस बी स्क्रीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा और तो ही हम इसकी सरफेस के अंदर स्टेंट को उतार सकते हैं या स्टेंट को लगा सकते हैं। तो नाउ वी आर मोर एक्यूरेट, नाउ वी आर मोर राइट ऑन टारगेट एंड योर पेशेंट्स आर इन बेटर कंप्लायंस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टेक्निक्स। हर तुलू होने वाला सूरज एक नए टूल, एक नई सोच का तुलू होता है। अल्लाह करे कि ऐसी कोई चीज़ सोच आपके माइंड में भी आए जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हो। इसी दुआ के साथ आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।